नमस्कार, मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं 2024 लोकसभा चुनाव का पहला ओपिनियन पोल। अभी तक आपने पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत और दक्षिण भारत की जनता का मूड आंकड़ों के जरिए समझा और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक के ओपिनियन पोल में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच बिल्कुल कांटे की टक्कर है। तीनों जोन का डेटा यह बता रहा है कि जितनी सीट एनडीए को मिलती दिख रही है, उतनी ही सीट इंडिया गठबंधन के खाते में भी जाती हुई नजर आ रही है। और अब मैं आपको बताऊंगा नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत के राज्यों की जनता का मूड, जो इस ओपिनियन पोल की फाइनल तस्वीर सामने लाएंगे। यही वो आंकड़ा होगा जो तय करेगा कि देश की जनता का मूड एनडीए के साथ है या फिर इंडिया गठबंधन इस बार चौंकाने वाला है। उत्तर भारत का जो डाटा मैं आपको बताने वाला हूं, उसमें 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा मध्य प्रदेश है, राजस्थान जैसे वो बड़े राज्य भी हैं जहां पिछले दिनों मोदी के नाम पर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव जीता है। लेकिन लोकसभा चुनाव में तस्वीर क्या होने वाली है? क्या खेल पलटने वाला है या फिर बीजेपी और बड़ी ताकत के साथ उभरकर सामने आने वाली है? बस कुछ ही देर में 2024 के पहले ओपिनियन पोल की फाइनल तस्वीर आपके सामने होगी। हमारे साथ खास पैनल है जिसमें वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी हैं, अभय दुबे जी, प्रदीप सिंह जी हैं, साथ ही सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख भी हमारे साथ हैं। इसके अलावा बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक, कांग्रेस के प्रवक्ता रोहन गुप्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी भी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही लखनऊ से मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी भी रहेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं इलेक्शन सेंटर, जहां मेरे सहयोगी विवेक मौजूद हैं। उत्तर भारत के ओपिनियन पोल से जुड़ा कुछ खास डेटा आपको बताने वाले हैं। विवेक। धन्यवाद रोहित। ये जो जोन है, उत्तरी जोन, ये लोकसभा सीटों के लिहाज से भी काफी अहम है। कुल 180 लोकसभा सीटें हैं। तो अब आपको मैं गिनाने जा रहा हूं कि इस जोन में कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें, हिमाचल प्रदेश में 4, मध्य प्रदेश में 29, दिल्ली में 7 सीटें लोकसभा की, पंजाब में 13, राजस्थान में 25, उत्तर प्रदेश में 80, उत्तराखंड में 5, जम्मू कश्मीर में 5, चंडीगढ़ में 1 और लद्दाख में 1 लोकसभा की सीट। अब आगे बढ़ते हुए हमने यहां पर यह सवाल पूछा कि अगर डायरेक्ट चुनाव करा लिए जाए तो लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग चुनेंगे या फिर राहुल गांधी को। उसका जो जवाब है वो भी काफी दिलचस्प है, वो हम आपको आंकड़ा बता देते हैं। राज्यों के हिसाब से बताते हैं। उत्तर प्रदेश में 60% लोग मोदी के नाम से सहमत है, राहुल गांधी में 30% लोग सहमत है, मध्य प्रदेश में 66% और राहुल गांधी में 28%, राजस्थान में 65% और राहुल गांधी पर 32% लोग सहमत हैं, पंजाब में नरेंद्र मोदी 35% लोगों की पसंद है तो 36% राहुल गांधी, हरियाणा में 47% लोग पसंद करते हैं नरेंद्र मोदी को तो 36% लोगों ने वोट किया है राहुल गांधी के लिए, दिल्ली में 66%, राहुल का ग्राफ यहां आधे से भी कम है 30%, हिमाचल प्रदेश में 72% लोगों ने नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट किया और 26% लोग जो थे वो ओपिनियन पोल में राहुल के नाम से सहमत थे। उत्तराखंड जो है उसमें 60%, 31% राहुल के नाम पर और जम्मू कश्मीर में 58% लोग जो थे वो नरेंद्र मोदी के नाम से और 35% जो लोग थे वो राहुल गांधी के नाम से सहमत थे। तो ये हमने आपको दिखा दिया उत्तरी जोन का आंकड़ा। अब उत्तरी जोन के अलावा पूरे भारत का आंकड़ा क्या कहता है, ये जानने के लिए हम आपको लिए चलते हैं अखिलेश आनंद के पास डेटा सेंटर में।
तो अब तक का जो आंकड़ा आपने देखा उसमें कांटे की टक्कर नजर आ रही है। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, और दोनों के बीच कांटे का मुकाबला। यानी अब यह आपको पता चल जाएगा कि आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए तो क्या होगा। चूंकि अब हम पहुंच गए हैं उत्तर भारत, हिंदुस्तान की हृदय स्थली। अब देखिए आपके सामने वो आंकड़े धीरे धीरे करके आएंगे। सबसे पहले वोट प्रतिशत के लिहाज से आप देखिए एनडीए के खाते में 50% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन की मैं बात करूं, 36% वोट इंडिया गठबंधन के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। और अदर्स की बात की जाए तो 14% लोग अदर्स के नाम पर भी सहमत हैं। यानी अभी के मुताबिक ये जो रायशुमारी की गई है, सी वोटर की तरफ से सर्वे किया गया, उसमें वोट प्रतिशत के हिसाब से क्या कहानी सामने आ रही है वो आपने देख लिया। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे आंकड़ों में, यानी सीटों में। सीटों में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या स्थिति होगी, जरा वो देखिए। इंडिया 150 से 160, ये देखिए जबरदस्त बढ़त आप देख रहे हैं, 150 से 160। जबकि एनडीए गठबंधन की मैं बात कर रहा हूं, जबकि इंडिया महागठबंधन की बात की जाए तो 20 से 30 और अदर्स 0 से 5, यानी बीजेपी सहयोगियों के साथ 150 से 160 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है उत्तर भारत में। और यहां पर इंडिया गठबंधन बहुत पीछे जा चुका है, पिछड़ चुका है, महज 20 से 30। तो अभी की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। इस सर्वे के मुताबिक उत्तर भारत में एनडीए को भारी बढ़त, उत्तर भारत में एनडीए को 150 से 160 सीटें मिल रही हैं। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, ये जो ओपिनियन पोल है इसके मुताबिक जो नंबर सामने आया, आपने देखा उत्तर भारत में बीजेपी कैसे लीड ले रही है। और अब फाइनल नंबर, यानी इन आंकड़ों को अब आप देखिए कलेक्टिव तरीके से, यानी जब इन आंकड़ों को हम जोड़ देंगे तो क्या होगा। अब आप देखिए वोट प्रतिशत की बात सबसे पहले मैं कर रहा हूं। एनडीए 42% वोट एनडीए के खाते में जाता हुआ दिख रहा है, इंडिया गठबंधन 38% और अदर्स के खाते में 20%। तो ये तो हमने आपको प्रतिशत के लिहाज से बताया। अब हम इन आंकड़ों को सीट में कन्वर्ट करेंगे, क्या होने वाला है। लोकसभा की 543 जो सीटें हैं, इनमें किसके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं, ये जरा गौर फरमाइए, इससे आपको पता चल जाएगा कि अभी जनता का मूड क्या है। और ये देखिए एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है साफ साफ। एक बार फिर से अभी की तारीख में अगर वोट हो जाए तो ये सर्वे तो यही कहता है 295 से 335 सीटें बीजेपी की अगुवाई में एनडीए हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। जबकि इंडिया गठबंधन देखिए पिछड़ रहा है, 165 से 205 सीटें जा रही हैं इंडिया गठबंधन के खाते में। अदर्स लगभग आप समझ लीजिए ना के बराबर 35 से 65। हालांकि हो सकता है हंग असेंबली की स्थिति में यह भी महत्वपूर्ण हो जाए अगर इसी तरह की स्थिति आगे आने वाले दिनों में बनती है। तो अभी की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, इस रायशुमारी के मुताबिक, इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी की सरकार बनती हुई साफ साफ नजर आ रही है। ये अभी की स्थिति है, मौजूदा स्थिति है, जिन लोगों के पास हम पहुंचे ये उनका आकलन है। रोहित। बिल्कुल अखिलेश, इस वक्त की बड़ी खबर जो आपने आंकड़ों के जरिए भी बताई कि एनडीए को 295 से 335 सीट मिलने का अनुमान, इंडिया को 165 से 205 सीट मिलने का अनुमान। ये पहला ओपिनियन पोल एबीपी न्यूज और सी वोटर का बता रहा है। उत्तर भारत में एनडीए को भारी बढ़त, 150 से 160 सीटें एनडीए को मिल सकती है, यह अनुमान है सर्वे के मुताबिक। तो अब जो तस्वीर निकलकर सामने आई, फाइनल तस्वीर 295 से 335 सीट भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की अगर मैं बात करूं, एनडीए जीत सकता है, यह अनुमान है सर्वे का। मेरा सीधा सवाल यह था कि 295 से 335 सीट मिलने का अनुमान एनडीए को है। आप लोग नारा दे रहे हैं अब की बार 400 पार। हालांकि पहला ओपिनियन पोल है, मैं कहूंगा आपका फर्स्ट रिएक्शन ये जो फाइनल फिगर निकलकर सामने आई है। रोहित जी देखिए, बड़े विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि आपके एग्जिट पोल को बिल्कुल सम्मान है, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे ना एग्जिट पोल पे ना एग्जैक्ट पोल पे जी मैं किसी पे बिलीव नहीं करता हूं। मैं सीधा जब रिजल्ट आते हैं उसी पे बिलीव करता हूं और जनता के पल्स पे बिलीव करता हूं जी। क्योंकि जनता की पल्स को जितना मोदी जी समझते हैं उतना शायद ही अभी भारत की राजनीति में कोई और समझता हो। ये सबको ही अग्री करेंगे जितने विशेषज्ञ। और अभी का जो मूड जा रहा है जनता का, जो मूड ऑफ द नेशन जा रहा है, अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कयास लग रहे थे कि राजस्थान में सरकार बनेगी नहीं बनेगी, गहलोत जी की बहुत अच्छी योजनाएं आई हैं, बहुत ग्राउंड रिकवर कर गए हैं, हर हालत में गहलोत जी आ सकते हैं, लड़ाई बहुत अच्छी है।
नतीजा क्या हुआ? 116। यही चीज़ मध्य प्रदेश में हो रहा था, मध्य प्रदेश में हो रहा था। हम कहते थे बम्पर मेजॉरिटी पे सरकार बनेगी, कोई नहीं मान रहा था। हाँ, ओपिनियन पोल हमें मध्य प्रदेश में सरकार बनाते हुए लास्ट में दे रहे थे कांटे की टक्कर में। नतीजा क्या हुआ? 164। छत्तीसगढ़ में तो हमको वाइप ऑफ कर दिया गया था, रूल आउट कर दिया गया था, चाहे ओपिनियन पोल हो, चाहे एग्जिट पोल हो जी, चाहे एग्जैक्ट पोल हो। नतीजे क्या रहे? और प्रधानमंत्री जी ने तीनों जगह हमारे कार्यकर्ताओं को यही संदेश दिया था कि तीनों राज्यों में हम सरकार बना जा रहे हैं और तेलंगाना में हमारा मत प्रतिशत दोगुने से ज़्यादा होगा, और एग्जैक्टली वही हुआ। तो बड़े सम्मान के साथ आपके ओपिनियन पोल को मैं नहीं मानता हूं। ठीक है, हमारी सरकार बन रही है, लेकिन अभी देश, ये चुनाव संकल्प का चुनाव है। पहला चुनाव आशा का था, दूसरा चुनाव विश्वास का था। मोदी जी पे जनता ने विश्वास किया, 2019 में उनको दोबारा लाए, और ये तीसरा चुनाव होगा देश की जनता के संकल्प का, प्रधानमंत्री के संकल्प का, कि भारत को अब विकसित बनाना है, और इसमें 140 करोड़ भारतीयों का योगदान होगा, और निश्चित तौर पे मुझे पूरा यकीन है इससे बहुत अच्छा प्रदर्शन हम करेंगे। ठीक है, आपका कहना है ये आंकड़ा बढ़ेगा। रोहन गुप्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। रोहन गुप्ता जी बताइए, जो इंडिया की बात करें, 165 से 205 सीट मिलने का अनुमान, और सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को, सबसे ज्यादा बढ़त उत्तर भारत में है। वही इंडिया की अगर बात करें तो उत्तर भारत में बहुत बड़ा नुकसान। क्या कहना आपका? देखिए, मुझे लगता है कि जो 4 बड़े राज्य जो मैं देखता हूं, बिहार की हम बात करें, महाराष्ट्र की हम बात करें, वेस्ट बंगाल की हम बात करें और कर्नाटक की बात करें, अगर हम जमीनी स्थिति की बात करें, ये चारों जगह पे भाजपा का बुरा हाल। आपका सर्वे जो भी आंकड़े बताए, मैं वैसे भी, क्योंकि सैंपल साइज है, अभी काफी समय है चुनाव में, इस सर्वे पे मैं बात नहीं करूंगा। अगर हम जो ये 4 राज्यों की जमीनी स्थिति की बात करें, वहां पे 180 सीट है, वहां पे भाजपा का सुपड़ा साफ है, बिल्कुल साफ है। हम कर्नाटक की बात करें, महाराष्ट्र में हम 40 सीटों की बात करें, बिहार की हम 40 सीटों की बात करें, वेस्ट बंगाल की हम बात करें, अगर ये 180 सीटों में से भाजपा बिल्कुल ही बुरी तरह से अपना प्रदर्शन करे, तो ये आंकड़ा कहीं पे आने की बात ही नहीं। दूसरी बात, आपने यूपी का आंकड़ा दिखाया, अगर ये सारा वोट जुड़ता है एसपी और कांग्रेस, मैं ये नहीं कहता हूं कि टोटल 1+1 2 होता है, बट इट इज ऑलवेज, जब यूनाइटेड एक फाइट होता है तब उसका फायदा ऑपोजिशन को मिलेगा ही। तो वहां पे ये आंकड़ा देखना कि 2 से 6 सीट एनडीए गठबंधन को मिलेगी। नहीं, यूपी में तो बिखराव भी होगा। बीएसपी अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो एंटी बीजेपी जो वोट है वो तो डिवाइड होगा। रोहन गुप्ता जी, क्या आप इस बात को मानते हैं? आप जब इंडिया गठबंधन कहा, अगर हम आज मानते हैं, जब इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो एसपी कांग्रेस, ये आपने कांग्रेस प्लस एसपी लिख के दिखाया हुआ है, तो मैं तो गठबंधन की बात करूंगा। तो अगर मैं ये सिर्फ ये चीजों को साथ में रखता हूं, अगर ये 180 प्लस यूपी की 260 सीट में से मेरा जो आकलन है, कम से कम 100 सीटों का उलटफेर होने वाला है, अगर वो हम गिनते हैं तो ही आपके आंकड़े घूम जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जमीनी स्तरों के जो आंकड़े हैं और जो आपके आंकड़े हैं, उसमें काफी अंतर है। तो ये 4 राज्यों में ही जो उलटफेर होगा, उससे भाजपा का जो सत्ता का पासा है वो पलट जाएगा। ठीक है, उम्मीद आपको है, बिल्कुल होनी भी चाहिए। और एक और बड़ी खबर मैं बता दूं, इससे पहले मैं राजकुमार भाटी साहब के पास जाऊं। ओपिनियन पोल के आंकड़ों के बाद उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यूपी की राजनीति में हलचल देखने को मिल रही है। बीजेपी बंपर सीटों के साथ जीत हासिल कर सकती है। इस अनुमान के बाद कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने बड़ा बयान दिया है। बीएसपी प्रमुख मायावती को लेकर इमरान ने कहा कि उन्हें इंडिया गठबंधन में आने के बारे में सोचना चाहिए। यानी कांग्रेस चाहती है कि बीएसपी इंडिया गठबंधन में आ जाए। सुनिए क्या कुछ कहा इमरान प्रतापगढ़ी ने। अभी गंगा जी में बहुत पानी बहेगा। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण आने वाले 1 महीने में बहुत बुनियादी तौर पर बदले। ये इशारा कर रहे हैं कि बीएसपी भी आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस में शामिल हो सकती है, और जिसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस है कि समीकरण बदल जाए। नहीं, पहली बात तो हमारा जो समाजवादी और कांग्रेस का अलायंस जिस पे बातचीत चल रही है और जमीन पे बातचीत हो रही है, प्लस आपके सर्वे के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी भी नए सिरे से सोचना शुरू करेगी। जो भी राजनीति करने वाला दल, किसी भी क्षेत्रीय हो राष्ट्रीय हो, अगर वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाना चाहता है, उनके मिशन को बचाना चाहता है, तो उसको इंडिया अलायंस का हिस्सा बनना पड़ेगा। अब ये तो मायावती जी को तय करना है, बसपा को तय करना है। राजकुमार भाटी साहब, क्या कहना है आपका? एक तरफ जो ओपिनियन पोल का आंकड़ा है और दूसरा बड़ा सवाल साथ ही साथ, जैसे ये आंकड़ा आया है, इमरान प्रतापगढ़ी साहब भी कह रहे हैं कि मायावती जी को आना चाहिए इंडिया गठबंधन में। क्या आप भी ऐसा चाहते हैं? नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी जी ने कोई नई बात नहीं कही है। ये हमारी शुरू से नीति रही है। हम हमेशा
हमारी पार्टी भी, हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी भी और इंडिया गठबंधन की अन्य पार्टियां भी लगातार ये बात कह रही हैं कि जो बीजेपी को हटाना चाहते हैं, जो बीजेपी विरोधी पार्टियां, वो सब एक मंच पर आएँ। हमारी कोशिश है कि हम एनडीए के खिलाफ हर सीट पे एक कैंडिडेट दें। तो ये तो हमारी पुरानी पॉलिसी है और हम चाहते हैं कि जो बीजेपी के विरोधी हैं वो हमारे साथ आएँ। अब ये बहन जी को तय करना है कि वो विरोधी हैं या समर्थक हैं। दूसरे जो अभी अजय आलोक जी कह रहे थे, आपने उनकी बात पर शायद ठीक से गौर नहीं किया। वो एक बड़ी गंभीर बात कह गई कि वो एग्जैक्ट पोल में भी विश्वास नहीं करते, वो तो केवल रिजल्ट पे ध्यान रखते हैं, वो तो नतीजों पे विश्वास करते हैं। यानी पोल कुछ भी हो, नतीजे ये मैनेज कर लेंगे, इसका संकेत तो यही जाता है। इसे मैं लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक बयान मानता हूँ। तीसरी बात, जो ये सर्वे है, इस सर्वे बिल्कुल ठीक है, आपका कतई सही है, लेकिन ये सर्वे उस समय हुआ है जब इंडिया गठबंधन अभी न्यूट्रल गियर में है। अभी गियर डाला ही नहीं है हमने, अभी तो रेस पकड़ी नहीं है जी। जैसे ही हम रेस पकड़ेंगे, इन 100 सीटों का हम फेरबदल कर देंगे। 100 सीट इधर की आप उधर गिन लें और फिर देखें किसकी सरकार बन रही है। और ये हमारी गारंटी है कि 100 सीटें इनमें से बीजेपी की माइनस होनी, 100 से भी ज़्यादा माइनस हो सकती हैं। बीजेपी 200 से 235 के एनडीए मतलब 200 से 235 के बीच रहने वाला है, और उधर का जो आंकड़ा है वो 300 से ऊपर जाने वाला है। ये एग्जैक्ट पोजीशन है। अभी ना संयुक्त घोषणा पत्र आया है, ना मुद्दे बताए गए हैं, ना संयुक्त रैलियां शुरू हुई हैं। जैसे ही एनडीए जो इंडिया गठबंधन की रैलियां शुरू होंगी, माहौल बदलेगा। लोगों की जो नाउम्मीद हो चुके हैं लोग, उनके अंदर उम्मीद जगेगी कि ये सरकार बनाने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। भाटी साहब, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस बीच सीधे लखनऊ चलते हैं, जहां मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी हैं, उनके साथ कुछ लोग मौजूद हैं। जनता का क्या कुछ कहना है, ये जो आंकड़ा सामने आया। संजय, जल्दी से मैं आपके पास जितने लोग हैं चाहूंगा कि उनकी प्रतिक्रिया आप जरूर लें। बिल्कुल, जनता की बात जनता के मुंह से ही सुनेंगे। सर, सब जल्दी से बता दें कि एबीपी न्यूज़ का जो सर्वे है उसके हिसाब से अगर आज चुनाव होते हैं तो एनडीए गठबंधन फुल मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट बनाएगा। क्या रिएक्शन है? यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और 305 से लेकर 335 तक जो है इनकी सीटें आनी चाहिए। उसका रीज़न जो है सबके सामने है। जो ये काम हो रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, जो मोदी जी के नेतृत्व में सब सड़कों का जाल फैला हुआ है हर जगह जो है, मतलब लोगों का ये कहना है कि आज की तारीख में जिसका काम नहीं हुआ है वो कभी नहीं हो सकता। सर, क्या लगता है ये जो बम्पर जीत मिलती दिख रही है सर्वे में, क्या रीज़न आपको नजर आता है? ये जो जीत दिख रही है, ये इसका मेन कारण है कि 9 साल में देश का बहुत ही विकास हुआ है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। हम आत्मनिर्भर हुए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी इस बार 300 से 350 सीटें ले जाए। क्षेत्र में विकास हुआ, सर मानते हैं, सहमत हैं इनकी बात? बिल्कुल बिल्कुल, हर क्षेत्र में, मतलब न केवल हिंदुस्तान में बल्कि बाहर के देशों में भी भारत की प्रशंसा इसीलिए हो रही है कि पहले भारत में कुछ भी नहीं होता था। कहा यह जाता था कि भारत में सुई से लेकर और तलवार तक सब बाहर से ही आता है, और आज तलवार तक, और तलवार से बढ़ के तोप तक भारत बना रहा है। तलवार सब बन रही देश में, तोप और तलवार देश में बन रही है। आप कह रहे हैं सब कुछ देश में? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से आज हिंदुस्तान विश्व स्तर पर पहुंच गया है। बिल्कुल, छोटी छोटी चीजें जो संजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनता की बात भी हम चाहते थे कि हम जरूर अपने इस कार्यक्रम में रखें। अब हमारे तमाम एक्सपर्ट मौजूद हैं, मैं जल्दी से आऊंगा। जी अजय जी, आपके पास आ रहा हूं। एक प्रतिक्रिया मुझे बड़ी जरूरी। भाटी साहब ने जहां बात छोड़ी थी बीएसपी को लेकर, उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, मैं प्रदीप जी आपसे इस बात की शुरुआत करूंगा। देखिए, अगर अभी जो सर्वे सामने आया, उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर सामने आई है, भाटी साहब कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि सब लोग आ जाएं, लेकिन बीच में खबरें आई कि सपा विरोध भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मायावती अकेले चुनाव लड़ती हैं और कांग्रेस लगातार ये बात कह रही है, तो जो एंटी बीजेपी वोट से उनका डिवाइड होना तो तय है। नहीं, देखिए रोहित जी, अगर कांग्रेस, सपा, बसपा, आरएलडी चारों मिलते हैं तो ये एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन हमने देखिए, भविष्य तो मैं नहीं जानता, भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जो इतिहास से, अतीत से सबक अगर लेना चाहें आप, देखें 1971 को याद कीजिए। मैं बार बार जब अलायंस की पॉलिटिक्स की बात होती है 71 और 89 का उदाहरण देता हूँ। 71 में इसी कैलकुलेशन में कि कांग्रेस को कभी 50% या उससे ज़्यादा वोट नहीं मिलते, उसके खिलाफ पड़ते हैं 50% से ज़्यादा वोट। हम अगर सब मिल जाएं तो हम कांग्रेस को हरा सकते हैं। ग्रैंड अलायंस बना था, बड़ी बड़ी पार्टियां थी, मल्टी स्टेट पार्टियां थी, बड़े नेता थे। नतीजा ये हुआ, बम्पर मेजॉरिटी मिली इंदिरा गांधी को, कांग्रेस पार्टी को। तो
बात फिर देखिए, जब भी चुनाव की होती है केमिस्ट्री और अर्थमेटिक की बात होती है, अर्थमेटिक बड़ा लुभाती है, केमिस्ट्री पता नहीं चलती क्योंकि वो ज़मीन पर होती है। तो केमिस्ट्री अगर बन जाए, अगर ये पार्टियां इकट्ठा होती हैं, उनकी केमिस्ट्री बनती है, तो परिवर्तन निश्चित रूप से हो सकता है। ये कोई नहीं कह सकता कि असंभव है, कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन क्या ऐसा होगा, ये सवाल इस बात का है कि जिस तरह से पिछले 9-10 साल में बीजेपी ने अपना सोशल बेस, सामाजिक आधार बढ़ाया है और उसको पुख्ता किया है, उसको तोड़ने के लिए आपको चुनाव से 3 महीने पहले अगर आप कोशिश करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। उसके लिए लंबे समय तक जमीन पर काम करना पड़ेगा। विनोद जी, ये बताइए कि इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि आ जाना चाहिए, भाटी साहब भी कह रहे हैं कि बिल्कुल बीजेपी को हराने वालों को आ जाना चाहिए, लेकिन चाहने और होने में तो बड़ा अंतर है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बसपा को आ भी जाए बसपा और नहीं भी आए बसपा, तो ये जो स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति का फायदा किसको होगा आखिरकार? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है इस समय भारतीय जनता पार्टी का अगर डबल इंजन कहीं वाकई कारगर है तो उत्तर प्रदेश पे, वहां मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो भी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी लोकप्रियता है, तो दोनों जाके प्लस हो जाती हैं। उस प्लस की काट के लिए आपको अखिलेश यादव, मायावती और कांग्रेस और जयंत चौधरी, इनको मिला करके ही आप मुकाबले में उतर सकते हैं, क्योंकि भाई भाजपा विरोधी वोटों का बिखराव रोक करके आप उसमें मुकाबला बना सकते हैं। जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। और सबसे बड़ी बात यह है जो प्रदीप जी ने कही, मैं बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, 2 उदाहरण हमारे सामने, 2019 का सपा बसपा गठबंधन का और 1993 का सपा बसपा गठबंधन का। 93 में अयोध्या की घटना के बावजूद 1 साल बाद मुलायम सिंह यादव फिर शपथ ले रहे थे, क्योंकि सपा बसपा गठबंधन की केमिस्ट्री बन गई थी। 2019 में केमिस्ट्री नहीं बनी, खाली इतना नुकसान हो पाया कि 73 सीटों से बीजेपी गठबंधन 64 सीटों पर आया, लेकिन बढ़त उसकी रही। तो जब तक केमिस्ट्री नहीं बनेगी, जब तक वोट ट्रांसफर नहीं होंगे, तब तक खाली नंबर जोड़ने से बात नहीं बनती है। और इसके लिए निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कि दल ही नहीं मिले, दिल भी मिले। बिल्कुल। मैं अभय दुबे साहब आपका रिएक्शन भी चाहूंगा इस पर कि क्या ये जो अलायंस होने की बात है, भाटी साहब कह रहे हैं कि अभी तो न्यूट्रल में खड़ी है, लेकिन ये गियर तो डालना पड़ेगा किसी ना किसी को। मायावती आए गठबंधन में या नहीं आए, इसके लिए किसी को तो गियर डाल के आगे जाना पड़ेगा। ये अब ऐसा दौर है कि पहले गियर से काम नहीं चलेगा, तीसरे और चौथे गियर में डालकर डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि सामने भारतीय जनता पार्टी से लड़ना, एनडीए से लड़ना है। देखिए, राजकुमार जी ने जो बात कही है उससे मुझे श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास नहीं है, मशहूर राग दरबारी जी, उसकी याद आ गई। उपन्यास की शुरुआती होती है एक ट्रक से जी, और उस ट्रक का जो गियर है जब वो टॉप में डाला जाता है तो वो टॉप में डालते ही अपने आप न्यूट्रल में चला जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर राजकुमार जी कह रहे हैं कि उसको तो अभी तक टॉप में डाला ही नहीं गया है, वो न्यूट्रल में ऑलरेडी रखा गया है। तो मेरा मानना यह है कि इंडिया गठबंधन ने दरअसल जिस दिन से वो बना है बड़ी उम्मीदें जगाई थी, लेकिन उसने कुछ किया नहीं है। भाटी साहब की बात भी यही कह रही है, हम लोग भी यही कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि वहां पर न केवल इंडिया गठबंधन को एक बड़ा गठजोड़ बनाना है, अंकगणित बनाना है, रसायन शास्त्र बनाना है, ऐसा करने के बाद वो भाजपा से 20, 25 या 30 सीटें छीन सकता है। ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा को बुरी तरीके से हरा देगा वहां पे, मेरा मानना है कि इतना गठजोड़ बन जाएगा तो वो ये कर सकता है कि भाजपा फिर भी 80 में से 50 सीटें जीत सकती है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा 25 या 30 सीटें जीत लेगा। बड़ी खबर, ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आने के बाद देश की सियासत में हलचल है। जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने संकेतों के जरिए पीएम दावेदार की रेस में नीतीश कुमार की एंट्री करा दी है। नीतीश को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश का चेहरा सबसे चमकीला है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है केसी त्यागी ने। एक बार फिर नीतीश कुमार जी की जो सर्वश्रेष्ठता है वो स्थापित हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी हम 17 में से 16 लोकसभा सीट जीते थे। वैचारिक तौर पर नीतीश कुमार का चेहरा सबसे चमकीला आपके इससे भी साबित हो गया है और वैचारिक तौर पर भी श्रेष्ठता कायम हो गई। नीतीश कुमार के गतिशील और कुशल नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा। जातिगण जनगणना में भी हमने लीड ली, इंडिया गठबंधन बनाने में भी हमने लीड ली, लिहाजा हम सबसे आगे।
एक छोटा सा रिएक्शन रोहन गुप्ता जी आपसे, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। रोहन गुप्ता साहब, केसी त्यागी जी कह रहे हैं नीतीश सबसे चमकीला चेहरा है, तो चेहरे को लेकर भी अभी तक लगातार कशमकश जारी है, दावेदारियों का दौर जारी है। अभी केसी त्यागी साहब ने भी एक दावा ठोक दिया एक तरह से। देखो, हर पार्टी को अधिकार है कि अपने नेता को प्रोजेक्ट करे, उसमें कुछ गलत नहीं है। और यही इंडिया गठबंधन की मैं बोलूंगा विशेषता है कि हर पार्टी को अपने दायरे में रह के अपनी बात करने का अधिकार है। एनडीए तो खत्म हो चुका है, जब भाजपा ही बची है। मुझे बताइए एनडीए में कौन सी बड़ी पार्टी बची? एआईएडीएमके भी चला गया। अभी तक तो भाजपा एनडीए की बैठक करने का नाटक करती थी, 38 पार्टियों को इकट्ठा किया, आज सारे कहाँ हैं? कहीं पे नहीं है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, जैसे अभी मेरे साथी भाटी जी ने भी कहा कि इंडिया गठबंधन जब अपना गियर चेंज करेगी, इस प्रकार से कैंपेन होगा, जमीनी मुद्दों की बातें होंगी, तब मुझे लगता है काफी मुद्दे क्लियर होंगे और एक बिल्कुल रोहन गुप्ता जी, मैं आपको रोकूंगा। हमने जब तय किया है जी, बिल्कुल गियर चेंज होगा, सभी को इंतजार है कि गियर कब चेंज होगा। अब मैं एक और चर्चा के अगले पॉइंट पर आऊंगा, बीजेपी प्रवक्ता के पास जाऊंगा। अजय आलोक साहब, एक बड़ा सवाल ये कि बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये राज्य इस ओपिनियन पोल में भी बात निकलकर सामने आई, ये बड़ी चुनौती है। और आप जिस लक्ष्य का आप दावा कर रहे हैं, तो आखिरकार इन प्रदेशों में कैसे पार पाएंगे? क्योंकि बिहार में बड़ा नुकसान आपको हो रहा है, पंजाब में आपके पास कोई बड़ा गठबंधन का सहयोगी नहीं है, ठीक है, महाराष्ट्र में सरकार है आपकी, लेकिन वैसा फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो यहां पर आपको मजबूत साथियों की जरूरत है, लेकिन ये साथी तो इंडिया की तरफ चले गए हैं। देखिए, चूंकि मैं बिहार का हूं जी और बिहार की राजनीति को समझता भी हूं, जानता भी हूं। आज भी हम बिहार में 17 पे हैं, बिहार में आप हमें 16 से 19 दे रहे हैं जी। लेकिन मेरा अपना स्पष्ट मानना है कि जैसे अभी सब लोग बात कर रहे थे कि राजनीति केमिस्ट्री से चलती है, फिजिक्स और मैथ से नहीं चलती जी। जब से ये महागठबंधन की सरकार बनी है, ये घमंडिया की, तो उसके बाद से 3 उपचुनाव हो चुके हैं, जिसमें बीजेपी अकेली लड़ी थी, कोई अलाई साथ में नहीं था जी। ये मिलकर संयुक्त रूप से लड़ रहे थे, सारा माले, सीपीआई, सीपीएम, आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू सब मिलकर लड़ रहे थे। क्या हुआ नतीजा? तीनों के 3 हम जीत गए। मत प्रतिशत हमारा 50% से ऊपर। बिहार में निश्चित तौर पे मान लीजिए कि हम 30 से 35 के, कम से कम 30 से 35 के बीच में रहेंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, आपका कहना है कि 2014, 2019 दोनों उदाहरण है जी। बिल्कुल, मैं आपको रोकूंगा, मैं यहाँ पर महाराष्ट्र में जो फ्रैक्चर मैंडेट है जी। अब मैं बस एक लाइन पूछना चाहता हूँ कि भाई उद्धव ठाकरे जो अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे, उनको कांग्रेस का वोटर वोट दे देगा या एनसीपी का वोटर वोट दे देगा? बता दें बस। यशवंत जी, एक अहम सवाल, ये बीजेपी के लिए राज्य चुनौती है, इस बात से अजय आलोक जी का कहना है कि हम इस चुनौती से उभर आएंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल, इंडिया गठबंधन 38% वोट इंडिया गठबंधन को और एनडीए को 42%, यानी अगर ये आंकड़ा भी देखें, अगर इस आंकड़े को हम गौर से देखते हैं, यानी 2% का भी इधर उधर हुआ तो तस्वीर कुछ और भी हो सकती है। यानी मामला इंटरेस्टिंग है। ये तो नहीं होगा जी, नहीं होगा। मैं उसका कारण बताऊं। ओवरऑल इंडिया में जब आप वोट शेयर देख रहे हैं तो आपको 38 और 42 का गैप दिख रहा है, लेकिन अभी अभी आपने उत्तर भारत का देखा, कितना बड़ा गैप था, 15% का गैप था। वही सेम दक्षिण भारत में उल्टा है, जो विपक्ष का गैप है वो 15 से 20% बीजेपी या एनडीए से ज्यादा है। तो ये दरअसल ऑल इंडिया लेवल पे जो एवरेज आपको 42 और 38 का गैप दिख रहा है, रीजनल या राज्यों के लेवल पे ये गैप नहीं है। इनफैक्ट आपने जब उत्तर भारत के देखे, आपने वहां पे ऐसे कितने राज्य हैं जहां बीजेपी लगभग 50% तक ऊपर है, 60% तक का वोट शेयर टच कर रही है। उसी तरह दक्षिण भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जहां पे बीजेपी शून्य है, वहां पे उसका खाता ही नहीं है। तो इसलिए ऑल ओवर इंडिया के आंकड़ों में भले ही ये मुकाबला 42 और 38 यानी 4% के गैप का आपको दिख रहा है, लेकिन सच्चाई ये है हर राज्य में मुकाबला काफी ज्यादा बड़े गैप का है, सिवाय वो 4-5 महत्वपूर्ण राज्यों को छोड़कर जहां पे कांटे की टक्कर है। और इसीलिए आपने जो राज्य गिनाए, चाहे पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, इन 3 राज्यों से ही दरअसल अंत में सारा अंक गणित और केमिस्ट्री सारी चीजें तय होगी। और मैं अजय जी की इस बात से सहमत हूं कि अभी इस समय ओपिनियन पोल में सारी चीजों में हम केवल अंक गणित देख रहे हैं, लेकिन मैं ये बार बार कह रहा हूं कि दरअसल कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा इन राज्यों में। महाराष्ट्र में मैंने जैसे बोला कि
एनसीपी के कैंडिडेट जहां पर होंगे अजीत पवार के, वहां बीजेपी के वोटर को दुविधा होगी वोट देना है कि नहीं देना है। उसी तरह कांग्रेस के कैंडिडेट जहां पर होंगे वहां शिवसेना उद्धव ठाकरे के वोटर दुविधा में पड़ेंगे वोट देना है कि नहीं देना है। और अजय जी के राज्य बिहार का जहां तक सवाल है, नीतीश जी का नाम कितना भी ऊपर किया जाए, लेकिन सच्चाई यह है आज की तारीख में इंडिया अलायंस के अंदर सबसे कमजोर कड़ी अगर कहीं पर आप देखेंगे तो जनता दल यूनाइटेड की आएगी। और जनता दल यूनाइटेड के जितने कैंडिडेट बिहार में लड़ेंगे वो दरअसल बीजेपी के लिए एक फायदे का सौदा होगा अगर वो ज्यादा कैंडिडेट देते हैं बिहार में तो। यशवंत जी, लेकिन बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र करीब 130 के करीब जो सीट बनती है, तो यहां पर अगर पंजाब की बात करें और महाराष्ट्र की बात करें, अब बिहार का आपने जिक्र किया, अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में भी स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती पंजाब में सीधे तौर पर हम देखते हैं। वोट परसेंटेज के मामले में भी हम वहां पर देखते हैं, पंजाब का अगर आंकड़ा आप देखते हैं तो सबसे जो चौंकाने वाला तो नहीं कहूंगा, यानी सबसे कम आंकड़ा वहीं साफ तौर पर दिखता है। महाराष्ट्र में भी जो स्थिति है बड़ी उलझा हुआ सा गणित महाराष्ट्र में। देखिए, पंजाब बीजेपी के गणित में वैसा है जिसमें अगर वो कुछ स्कोर कर ले जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज वो उसको डिस्कार्ड मतलब माइनस करके चलते हैं कि हमारा पर्चा अच्छा नहीं है। जैसे तमिलनाडु अच्छा नहीं है, केरल अच्छा नहीं है, पंजाब अच्छा नहीं है। और इन तीनों राज्यों के बावजूद भी बीजेपी 1914 में अपने बल पे मेजॉरिटी में आई थी। अब रही बात महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र क्रिटिकल है। मैंने आपको जैसे बोला, पंजाब इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पंजाब में इंडिया अलायंस के इंटरनल कॉम्प्लिकेशंस की भरी पूरी परीक्षा होनी है जी, इसलिए पंजाब हम क्रिटिकल नाम ले रहे हैं। लेकिन दरअसल जो असली आंकड़े के हिसाब से चुनौती होने वाले राज्य हैं वो दरअसल 3 ही हैं, बंगाल, बिहार और तीसरा महाराष्ट्र। इन तीन राज्यों के अलावा किसी भी और राज्य में उस तरीके का क्लोज मार्जिन वाला खेल नहीं है कि बड़ा क्लोज है, ऊंट किसी भी करवट बैठेगा। इधर यहां तक कि उत्तर प्रदेश में भी एक बात आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में भी 2019 में महागठबंधन के आंकड़े हम लोग ने बिहार की तरह से देखा। बिहार के बाद में जो बीजेपी ने, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक सबक सीख के आगे गए कि उन्होंने 50% की रणनीति अपनाई कि अपनी लाइन लंबी खींचो, 50% वोट पार करो। 50% वोट पार कर लिया तो विपक्ष कितना भी एक हो जाए आप बड़ी तादाद में सीटें जीतेंगे। मुझे लगता है यही चीज बीजेपी शायद ट्राई करेगी, रेप्लिकेट करने की कोशिश करेगी महाराष्ट्र में भी, जहां सारे विपक्ष का एका वहां पे उनके जो भी है। कितना सक्सेसफुल होता है वो देखने की बात होगी। राजकुमार भाटी साहब, आपके पास आऊंगा क्योंकि उत्तर भारत की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की बात, जहां पर 80 सीटें सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को ओपिनियन पोल के मुताबिक वहां सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। और भाटी साहब, बिल्कुल सीधे तौर पर अगर क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, जो पूरे उत्तर प्रदेश में पैन यूपी में जो कि लड़ सकती है हर सीट पर। लेकिन जब गठबंधन की बारी आती है, क्योंकि सामने चुनौती भारतीय जनता पार्टी की है और बीएसपी को लेकर मैं एक बार फिर आपसे कहता हूं, आपने भी यही बात कही कि क्लियर कट कि हां साथ रहना है नहीं रहना है, क्योंकि जो 2019 का भी जिक्र था, आपको नुकसान हुआ, बसपा तो फायदे में रही। तो ये जो भ्रम की स्थिति है, अगर ये बहुत लंबी गई तो आपको नहीं लगता कि इसका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, बल्कि बीजेपी को इसका फायदा होगा? नहीं, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मेरे मन में एक संशय है, हो सकता है आप उसका समाधान कर दें। आपके सर्वे के अनुसार, जिसे हमने स्वीकार किया, भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से रिजेक्ट कर रहे हैं कि वो सर्वे को नहीं मान रहे। एनडीए विरोधी 68% वोट है, 38% इंडिया को, 30% अन्य को। ये एनडीए विरोधी वोट है। लेकिन जब आपके रिपोर्टर बात करते हैं तो उन्हें एक भी आदमी 68% में से नहीं मिलता बात करने के लिए। 5 लोग खड़े हैं, पाँचों के पाँचों एनडीए के समर्थक हैं। ये खेल क्या है? ये खेल हमारी समझ में नहीं आया। जरूरी नहीं आप जवाब दें, लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता था। अब जो आप सवाल पूछ रहे हैं, देखिए 2022 के विधानसभा चुनाव में पूरे जोश खरोश से चुनाव हुआ था। बीजेपी का पूरा प्रचार में ताकत झोंकी थी। हमें 37% वोट मिला, उन्हें 39% वोट मिला। उसमें ना कांग्रेस हमारे साथ थी, ना और दल साथ थे। तो निश्चित तौर पर आप ये मानिए कि यूपी में स्थिति इतनी खराब नहीं है। मैं देशमुख साहब से माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ, सर्वे कई बार सैंपल के ऊपर भी होते हैं, कहाँ किन किन क्षेत्रों में हुआ है, कहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति इतनी ख़राब नहीं रहनी है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हम बहुत नीचे ले आएंगे। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे दुबे जी कह रहे थे कि 50, बीजेपी को हम
से नीचे ले आएंगे, ये मैं विश्वास करता हूँ। जी अजय आलोक साहब, ये तो भाटी साहब का दावा 25 से नीचे ले आएंगे, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे? जी देखिए, दो बातें कहना चाहूँ। पहले बात तो भाटी साहब गलत आंकड़े दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वेबसाइट सारे आपके दर्शक खोल लें, चेक कर लें। हम 57 सीट हारे थे 2022 के चुनाव में, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ के हुआ था 41.29 और भाटी साहब की पार्टी को आया था 32.1% वोट। इतना अंतर है 10% का, इसलिए गलत आंकड़े मत दीजिए। दूसरा, वो डिंग हाँकने वाले रोहन गुप्ता जी, उनकी पार्टी को आया था 2.3% वोट। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कितने लड़े सबको पता चल गया। ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस को मिला भी दीजिए आप, जो कह रहे थे बहुत मजबूती से लड़े, सब कुछ लड़े, 35%। तो फिर मैं कहता हूँ अरिथमेटिक पे मैं जा ही नहीं रहा हूँ, कोई अरिथमेटिक पे जाने की गलत बात है यहाँ पे, केमिस्ट्री पे जाने की। चुनाव कुछ भैया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खोल लीजिए ना भाटी साहब, मोबाइल पे ही होगा, गूगल कर लीजिए, क्या इस पर बहस करना है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश या भारत का मतदाता ये सोचता है कि पिछले 10 वर्षों में जो काम हुए हैं वो देश के लिए हुए हैं या नहीं हुए। उस पैमाने में जो परसेप्शन जनता के बीच में, ये मेरा परसेप्शन या आपका परसेप्शन नहीं है, और उसके बाद वो कंपेयर करता है उसको पिछले 10 साल से, क्योंकि स्वाभाविक है हमारे 10 साल को पिछले 10 साल से कंपेयर करेगा जी, तो परसेप्शन सामने आता है और रिजल्ट सामने आ जाता है। और बाकी चीज रही बात हमारे नेतृत्व की नीयत, हमारे नेतृत्व की सोच और हमारे नेतृत्व की पकड़ जनता में जिस तरह है, वहां पे तो अभी आपके सामने आपके नेतृत्व का कहानी निकल गया कि नीम के पेड़ पे करेला चढ़ने को तैयार है, नीम घास ही नहीं दे रहा है। ठीक है अजय आलोक साहब, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं हमारे तमाम एक्सपर्ट भी एक उनकी प्रतिक्रिया भी लेता हूं। जी विनोद अग्निहोत्री साहब कुछ कहना चाहते हैं। विनोद जी, ये जो दावे जरूर हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश की हम खास तौर पर बात करें, लेकिन हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन जितनी भी बात करें, वास्तविकता यह है कि इस पूरे गठबंधन में अभी तक जो है समाजवादी पार्टी को अगर आप छोड़ दें तो और कोई कांग्रेस में उतना दम उत्तर प्रदेश में नहीं बचा है। व्यवहारिक बात है। अगर हम बात करें गाजियाबाद से गाजीपुर तक अगर कोई पार्टी लड़ सकती है तो समाजवादी पार्टी के पास कैडर है, उसके पास कार्यकर्ता है, वो सब दिखते हैं। लेकिन फिर इंडिया गठबंधन रिवाइव होगा कैसे होगा अगर सपा बसपा भी बाहर है, वो भी अलग लड़ती है? जी देखिए, पहली बात तो एक संशोधन मैं करना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी भी पैन उत्तर प्रदेश में उसका आधार उतना वेस्टर्न यूपी में मजबूत नहीं है जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आके अटक जाती है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा बेस वोट नहीं है जो रेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में है उसके पास। ये एक बड़ी चुनौती है इंडिया गठबंधन के सामने, इसीलिए फिर उसको जयंत चौधरी से गठबंधन करना पड़ता है आरएलडी को साथ लेकर के। कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस का वोट परसेंटेज जरूर 2% से कम हो गया विधानसभा चुनाव, लेकिन आज भी कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो पैन यूपी में है। वो गाजियाबाद में भी मिल जाएगा, वो गोरखपुर में भी मिल जाएगा, वो ललितपुर में भी मिल जाएगा और वो सहारनपुर में मिल जाएगा। वो एक कांग्रेस की थोड़ी बहुत जो ताकत है जो ग्लू का काम कर सकती है, लेकिन वो ग्लू कैसे बनेगा? इंडिया गठबंधन को सबसे बड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन के सामने, देखिए बीजेपी पैन यूपी पार्टी है, बीजेपी गाजियाबाद से गोरखपुर तक गाजीपुर तक जो है उसका कार्यकर्ता भी है, उसका वोट भी है और उसका लीडर भी है। ये बड़ी चुनौती है इंडिया गठबंधन के सामने कि, और फिर उसने इसके बावजूद, इतना होने के बावजूद ओम प्रकाश राजभर को भी साथ में ले लिया, उन्होंने जो है अनुप्रिया पटेल उनके साथ हैं। तो कुल मिलाकर के एक जो है बड़ा अम्ब्रेला बना के बीजेपी मैदान में उतरती है, जो अभय जी हमेशा कहते हैं कि सामाजिक आधार उसने अपना बड़ा किया है। ये इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती है कि वो अपना सामाजिक आधार कितना बढ़ाएगी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और इसीलिए बीएसपी का उसके साथ आना जरूरी है। तभी क्यों बीएसपी पैन यूपी पार्टी है, भले उसका वोट 12% हो रह गया हो और विधायक एक हो, लेकिन उसका वोटर जो कोर वोटर है वो पूरे उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा प्रदीप जी। देखिए, लड़ना और लड़ते हुए दिखना चुनावों में दोनों चीजें भी बड़ी महत्वपूर्ण है, और अब ये दौर है जब कैडर की बात हो चाहे वोटर की बात हो, वो अपनी पार्टी को, अपने नेता को लड़ते हुए देखना चाहती है, देखता है, जो अमूमन हम लोग देखते हैं। उसके बाद कैडर मोटिवेट होता है। लेकिन ये स्थिति भी एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने, सबसे बड़ी यही चुनौती उत्तर प्रदेश में। नहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में बाकी हम चाहे जितनी पार्टियों की बात कर लें, लड़ाई असली जो है बीजेपी और समाजवादी पार्टी में। जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी लड़ती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन बीजेपी का जितना बड़ा सोशल बेस पिछले 9-10 साल में हो गया है, उससे जीतना सपा के लिए बहुत कठिन है। 2022 में अपना सामाजिक आधार बढ़ाने की कोशिश की अखिलेश यादव ने, जब उन्होंने ओम प्रकाश राजभर और 1-2 और नेताओं को जोड़ा, तो लेकिन उसके बाद उनको साथ रख नहीं पाए।
चुनाव खत्म हुआ और वो गठबंधन खत्म हो गया। जैसे 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ, चुनाव खत्म हुआ, गठबंधन खत्म हो गया। तो अपने बेस को बढ़ाने की कोशिश को स्थायी करने में अभी तक अखिलेश यादव सफल होते हुए दिखाई नहीं दिए, और जब तक बेस उनका सामाजिक आधार नहीं बढ़ता तब तक जो है वो लड़ाई जीतना उनके लिए बहुत कठिन है। यशवंत जी, बिल्कुल क्विक रिएक्शन आपका। उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है उत्तर भारत का, 80 सीटों वाला। कांग्रेस की अगर हम बात करें, कांग्रेस के वोट परसेंटेज को अगर 19 में देखें और अभी जो हमारे सामने जो इस बार की प्रोजेक्शन है, देखिए 2.5% वोट पे पार्टी आके अटक गई। मतलब मायावती जी का तो 12% वोट एक ब्लॉक ऐसा है जिस वोट को लेकर के वो अभी भी दम ठोक करके दावा कर सकती हैं कि जिसके खाते में जाऊंगी वहां वोट पड़वा दूंगी। अब 2.5% वोट के ऊपर दरअसल कांग्रेस के सामने चुनौती ये है कि अब वो सीटों की संख्या के ऊपर भी निगोशिएट करने की स्थिति में है या नहीं है। और 2019 में जितना हमको बाकी लोग सही कर सकते हैं, जितनी हम लोग ने अखबार में पढ़ा था कि लगभग 17 सीट तक समाजवादी पार्टी देने को तैयार थी, लेकिन कांग्रेस के रणनीतिकार 30 सीट से नीचे राजी नहीं हो रहे थे। आज तो स्थिति यह है कि क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 17 छोड़िए 7 भी सीट देने की तैयारी में या मनस्थिति में है या नहीं, ये अभी कहना मुश्किल है। तो सीटों का बंटवारा, सीटों का गठबंधन, और एक बस लास्ट बात बोलूंगा, न्यूट्रल गियर से गियर चेंज करना, अगला जो है 5वें गियर पे ऑलरेडी लगा हुआ है, अभी यहाँ पे केवल न्यूट्रल गियर से फर्स्ट। ठीक है यशवंत जी, मैं रोकूंगा क्योंकि वक्त खत्म हो गया है। और बिल्कुल भाटी साहब अब गियर डाल दीजिए, क्योंकि इस चर्चा में आप ही ने किस गियर का जिक्र किया था। अभी अगर न्यूट्रल में ज्यादा देर तक गाड़ी रही तो ये ठीक नहीं है न्यूट्रल, क्योंकि आगे तो चलना होगा कहीं ना कहीं। मतलब आगे पहला गियर तो डालना होगा या रिवर्स डालना है, वो अब आपको तय करना कौन सा गियर आप लोगों को डालना है। तो बहरहाल पहला ओपिनियन पोल आपके सामने है, इसकी पहली तस्वीर आपके सामने है, और कुल मिलाकर यह कहा जाए कि देश में लोकसभा चुनाव का माहौल बन चुका है। हर पार्टी अपनी तैयारी में जारी, और हमारी भी तैयारी पूरी है। इसीलिए एबीपी न्यूज आपके लिए लेकर आया पहला ओपिनियन पोल, और लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर, हर अपडेट सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पर देखते रहिए। तो एबीपी न्यूज पर लोकसभा चुनाव का पहला ओपिनियन पोल आपने देख सकते हैं आपके सामने, और फाइनल फिगर आपके सामने है। सीधे तौर पर कहा जाए एनडीए 295 से 335 सीट और इंडिया गठबंधन 165 से 205, यानी इस ओपिनियन पोल के मुताबिक तीसरी बार फिर मोदी सरकार।